नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम आपको कराते हैं मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस। अभी तक हम जिस प्रकार से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे थे उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और यह बदलाव बहुत ही सकारात्मक है, आपके लिए बेहतर है। अधिकांश लोग दरअसल पीसीएस को लेकर ये बोल रहे थे कि सर आप पीसीएस को लेकर कराइए और हमको पीसीएस में जो मेंस के आंसर होते हैं उनको लिखना सिखा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आपकी बात को मानते हैं और यूपीएससी के जो प्रश्न है उसको कुछ दिन के लिए हम ढील देते हैं और अब बात सिर्फ और सिर्फ पीसीएस के आंसरों की होगी, चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, फोर्थ पेपर हो, फिफ्थ पेपर हो या सिक्स पेपर हो, यानी यूपी स्पेशल के फिफ्थ और सिक्स पेपर, इन सभी विषयों पर हमारी बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 प्रश्न डेली आपके सामने लाए जाएं और पहली कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि एक प्रश्न डेली यूपी स्पेशल का लाया जाए। हालांकि आज यहां पर यूपी स्पेशल नहीं है क्योंकि आज शुरुआत है। हम आपको बताते चलेंगे किस पेपर के किस ईयर के हैं। अभी आपके सामने जो प्रश्न यहां पर लगे हुए हैं ये वर्ष 2024 के हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के। और ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पेपर का प्रश्न है। फर्स्ट पेपर जिसके अंतर्गत आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, साथ में इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन सभी विषयों से फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग एक ही क्रम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट पेपर के आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यहां लिया हुआ है। आप भी देख सकते हैं जो पेपर आया था उसमें फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कल के वीडियो में हम सेकंड पेपर के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को लेंगे और एक यूपी स्पेशल का क्वेश्चन। नेक्स्ट डे हम लेंगे थर्ड पेपर का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम लेंगे फोर्थ पेपर का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम लेंगे फिर से फर्स्ट पेपर का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। इस प्रकार से अपनी श्रृंखला को चलाएंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी पर काम करते रहेंगे, सिर्फ फर्स्ट पेपर पर ही, तो फिर आगे के पेपरों को लेकर आपको लगेगा सर कराएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका संबंध है वर्ष 2024 इसका संबंध है वर्ष 2024 यूपीपीएससी मेंस और इसका संबंध है फर्स्ट पेपर से, फर्स्ट पेपर। और आपको बता ही दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होंगे। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए पीसीएस के जो प्रश्न होते हैं इसका आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं, बहुत हद तक आपको सहूलियत रहती है। इसमें प्रश्न को समझने में बहुत अधिक समस्या नहीं होती है, आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आपकी एक स्तर की तैयारी है तो। यूपीएससी के प्रश्न में एक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है, आपके अंदर एक समझ का सेंस होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। जैसे कि यहां पर कहा गया है, चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न को। आपको मेथड पता ही है कि मेथड में हम लोग 3 पार्ट में हल करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं, जैसा कि यहां पर हम लिखेंगे भूमिका। इसके बाद हम लोग लिखते हैं मध्य भाग या मिडिल पार्ट। इसके बाद हम लोग लिखते हैं निष्कर्ष। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग जितने भी, देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि आज से अगर कोई नया प्रोग्राम शुरू हुआ है तो पुराने सारे प्रोग्राम बेकार थे। बिल्कुल नहीं, पुराने सारे प्रोग्राम अगर आप कर लेंगे, यानी पिछले सारे वीडियो आप देख लेंगे आंसर राइटिंग के, तो यहां तो आपको एकदम उड़ा देंगे, इसको धुआं धुआं कर देंगे, इतना आसान लगेगा एकदम। समझ में आ रहा है? हम खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको पीसीएस ही सिर्फ फोकस करना है, जैसा कि अब हम पीसीएस के सॉल्व करा रहे हैं, मैक्सिमम प्रश्न ऐसे होंगे जिसका आंसर आप सीधे सीधे दे सकते हैं। लेकिन आप ही नहीं, जो लोग भी तैयारी करते हैं वो सभी इसके आंसर दे सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि उसका आंसर आप बेटर कैसे कर सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आजकल इस भ्रम में मत रहिएगा कि जिस प्रकार से आप यूनिवर्सिटी में बीए एमए के एग्जाम में लिख कर चले जाते हैं आंसर और आपको जवाब बढ़िया तरीके से 4 पेज 5 पेज भर देते हैं, पूरी कॉपी की कॉपी भर देते हैं, 2 कॉपी भर देते हैं तो नंबर मिल जाते हैं। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां आपको नंबर तभी मिलेंगे कि जब आपने जो पूछा गया है वही लिखा होगा। बेस्ट आंसर की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि जो आपसे पूछा गया वही आप लिखिए, वही आपका बेस्ट आंसर होगा। उससे बेस्ट आंसर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हमने आपके घर का पता पूछा है तो आप सिर्फ पता बताइए कि मैं इस गली में इस गेट नंबर, मतलब ये मकान नंबर है, यहां पर रहता हूं। आप मत बताइए कि पूरे जिले में क्या क्या है, वो नहीं जानना।
जानना होगा तो पूरे जिले के बारे में पूछेंगे। अब जो लोग कहते हैं कि सर सुबह हमको ये समझ में नहीं आता है आंसर लिखें तो लिखे कैसे, हमने उनको एक तरीका बताया था कि अगर आपको आंसर लिखने की हैबिट डालनी है, शुरुआत करनी है, पेन उठाना सीखना है कि अच्छी आंसर राइटिंग कैसे करें, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ एक काम कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक जो आपने किया है एक पेन लेकर बैठ जाइए, A4 साइज का पेपर लीजिए, उस पर लिखना शुरू कर दिए। कैसे लिखेंगे? कुछ लोग पॉइंट में लिखेंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठा या उठी, फिर लिखेंगे मैंने 8 बजे खाना खाया, नाश्ता किया, फिर मैं 10 बजे खाना खाया, उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ाई की, फिर मैं घूमने गए, फिर इस तरह से लिखेंगे। ये पॉइंट वाइज हो गया। पहले पॉइंट वाइज ही लिखिए, फिर क्या लिखेंगे? फिर भाषा का प्रवाह बनाने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे कि सुबह जब सूर्य की किरणें हमारे घर तक आ गई तब जाकर हमारी नींद खुली, और वो समय जब हमने घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। 7 बजे उठने के बाद जल्दी से जल्दी अपनी दैनिक क्रियाएं की, उसके बाद 8:30 बजे हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद कुछ देर मन किया कि कुछ कॉमिक पढ़ी जाए और उसको पढ़ा हमने, उसके बाद 12 बजे हल्की नींद आ गई तो 1-2 घंटे के लिए सो गए, उसके बाद फिर हमने अपने सिलेबस को उठाया, पढ़ाई करनी शुरू की और शाम 4 बजे तक पढ़ाई की। उसके बाद हम बाजार घूमने गए और बाजार में घूमते हुए हमने देखा कि इस समय त्योहार का सीजन था तो हर जगह सजावट थी, वो सजावट को देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और एक नई एनर्जी आई। फिर घर में आकर आराम से कुछ देर रेस्ट किया, फिर पढ़ाई की, उसके बाद रात्रि में सो गए। ये होता है भाषा का प्रवाह, कि आप अपनी बात को कह वही रहे हैं लेकिन आपने क्या किया, उसको एक अलग सेंस दे दिया, एकदम मजेदार बना दिया, है ना। देखते हैं, यहां कहा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास, तो ये स्पष्ट कर दिया है कि आपको प्राचीन भारत से बाहर नहीं जाना है। ये आपकी बाउंड्री बना दी है कि आपसे जो पूछा गया है जिस बारे में, उसमें आपको लिखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत की बात होगी। प्राचीन भारत मतलब उस समय से जिस समय हमारे यहाँ सभ्यता की उत्पत्ति हुई, उस समय से लेकर जब तक अरबों ने आक्रमण नहीं किए थे उस समय तक की बात करनी है। आगे कहा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है किसी टाइम पीरियड को जानना, यही तो अध्ययन है। आप स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी का मतलब है आप किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, तो वही तो स्टडी है। अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत, अब आपको पता है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो उसके लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं। कैसे? समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह रिश्ता करने के लिए जाता है तो उसके बारे में जानकारी जुटाता है ना। 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आसपास के लोगों से बातचीत करेगा। अब भाई आसपास के लोगों से आप बातचीत करेंगे, पूछेंगे बताइए लड़का कैसा है, तो वो तो बता देंगे कि एकदम, अगर देखिए आसपास का सवाल है ना, कल उनको भी जरूरत पड़ेगी तो कह देते एकदम एकदम शानदार लड़का है, उस जैसा लड़का तो पूरे मोहल्ले में नहीं है, इतना अच्छा है, इतना पैसा कमाता है और गुटखा बीड़ी तो एकदम नहीं करता, चाहे वो दिन भर बोतल लगाकर पड़ा रहता हो। ये तो स्वाभाविक चीज है, झूठ बोला जाता है भले के लिए, है ना। तो देखिए, तो यहां पर आपने एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप उसके डिग्री मार्कशीट वगैरह देखेंगे कि सच में पढ़ाई लिखाई किया है, ऐसा तो नहीं कि डिग्री छिपाकर बैठा हुआ है। आजकल तो वैसे भी डिग्री छुपाने का दौर चल रहा है ना। पॉलिटिक्स में तो आप देख ही रहे होंगे, तो ये भी तरीका है। तीसरा तरीका है कि आप सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उससे जानकारी जुटाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारे तरीके होते हैं जानकारी जुटाने के। तो यहां पर कहा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास का आपको अध्ययन करना है, उसके लिए साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक का मतलब होता है कि उस समय का लेखन कार्य जो हुआ उसकी बात की जा रही है। साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। यहां सिर्फ क्या करना है? परिचय देना है। अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। इंट्रोड्यूस द लिटरेसी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी वही बात है, अंग्रेजी में कौन सा अलग अर्थ निकल आएगा, है ना। तो भूमिका में क्या लिखेंगे? अब आप कुछ देर के लिए सोचिए, भूमिका उनका कुछ साइड कीजिए। अब हमने आपसे कहा कि प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने का साहित्यिक स्रोत क्या है। आपके दिमाग में आएगा कि लेखा क्या क्या गया था, तो आप कहेंगे सर एक चीज तो है, हमको वैदिक काल याद आ रहा है। वैदिक काल से पहले अगर आप देखेंगे लिखावट कहीं नहीं हुई। हड़प्पा सभ्यता में लिखा कुछ नहीं है, लिखा मिला हुआ है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमारे वैदिक काल के जो स्रोत हैं, जिसको आप कहते हैं क्या, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सभी तो हैं सर लिखे हुए। बिल्कुल सही बात है, इनमें लिखा हुआ है, इनसे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल ऐड करेंगे। साथ में आप कहेंगे कि हाँ सर, आप थोड़ा मौर्य काल की ओर जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको दिखाई देता है बहुत सारे ग्रंथ हैं। चाहे आप कौटिल्य की बात कीजिए जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये सब आप देखते हैं, ये सब जो उस समय मेगास्थनीज की इंडिका को ले लीजिए,
इतना ही नहीं, बौद्ध ग्रंथ भी हैं बहुत सारे जो लिखे गए हैं, अंगुत्तर निकाय वगैरह हो गया, बौद्ध और जैन ग्रंथ, इन सब के बारे में आपको याद आ गया। आपने कहा अब तो काम बन गया। काम बन गया का मतलब है कि अब हमको इस प्रश्न का आंसर लगभग लगभग मिल गया है। अब आप कहेंगे सर प्रस्तावना कैसे लिखी जाए, भूमिका कैसे लिखी जाए? तो हम कहेंगे कि जब आपके पास इतना नॉलेज है, आपको वैदिक काल याद आ गया, मेगास्थनीज याद आ गया, आपको सब याद आ गए हैं, आर्यभट्ट याद आ गया, जब इतना कुछ 12 मेहरे याद आ गया, सब याद आ गए हैं, तो फिर आप भूमिका लिखने में काहे डरते हैं? तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में वैसे तो कई प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है, लेकिन उनमें साहित्यिक स्रोतों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे वैदिक ग्रंथ हो गए, जैसे वैदिक ग्रंथ, या फिर कौटिल्य की या चाणक्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अनेक प्रकार के बौद्ध और जैन ग्रंथ, इन सभी से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यहां पर आपको उनके बारे में नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है? हम आपको सिर्फ यहां बताएंगे, मत सोचिएगा कि हम आपको लिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे, क्योंकि अगर हम लिखाने लगे तो फिर वही हो गया जो मार्केट में चल रहा है, फिर अंतर कैसे रहेगा? हमारा काम है आपको लिखना सिखाना, हमारा काम ये नहीं है कि आपको लिखा लिखाया दे देना। ये काम तो हर कोई करा रहा है। आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर मिलते हैं ना, हर जगह मॉडल आंसर दिए जाते हैं, लीजिए छाप लीजिए, वो सब नहीं कराना। ब्रेन डेवलप कराना है कि लिखना कैसे है, ये आपको आ जाना चाहिए। तो आपने भूमिका लिख दी, मजा नहीं आया भूमिका में तो और लिख दीजिए। लिखिएगा, क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए हमको ही लिखना है, एक भूमिका हमने आपको बता दी, पसंद नहीं आई, चलिए दूसरी देखते हैं। लिखेंगे कि वैदिक ग्रंथों से जहां हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है, वही मौर्य काल के लिए हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, और जैसे इंडिका जैसे ग्रंथ हैं, इसी प्रकार से बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में भी हमें अनेक प्रकार के ग्रंथों से जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हमें प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर साहित्यिक स्रोतों से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है। यह भूमिका हो गई। अब मिडिल पार्ट में आपको हमने क्या बताया, मध्य भाग में हो सकता है उस समय आपको सब याद ना रहे, कुछ तो याद रहेगा। आपको वैदिक ग्रंथ तो याद रहेंगे, वैदिक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ में आपका वेद आ जाएंगे, और वेद भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब आप जानते हैं, सब हमारे लिखने की जरूरत है नहीं। अर्थर्ववेद, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। वेद पुराण देख लीजिए, महाकाव्य देख लीजिए। हालांकि पुराण और स्मृति में ये आप याद रखिएगा कि यहां नहीं बल्कि पूरे मौर्य काल, गुप्त काल तक में इनकी रूपरेखा निर्मित की गई। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको लिखना क्या है। जैसे वैदिक ग्रंथ में ये सब आप जान रहे हैं, वेद हो गया, आप गड़बड़ा जाएंगे, इसको ऐसे समझ लीजिए, सीधे देखिए, इस प्रकार से लिखिएगा। मध्य भाग में आपको किसके बारे में लिखना है? वेद के बारे में लिखना है, पुराण के बारे में लिखना है, उपनिषद के बारे में लिखना है। साथ में आपको लिखना है वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य के बारे में लिखना है, रामायण, महाभारत, इनसे भी जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा आपको अर्थशास्त्र, इसके अलावा आपको इंडिका, देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट आ गए। यहां 150 शब्द में लिखना है, 150 शब्द में। अभी हम आपको बताते हैं कि आपके पास कितना कुछ भरा हुआ है। बृहद संहिता, आर्यभट्टियम, लिखते चलिए। अब हम नहीं लिख रहे हैं, अब आप ही लिखते चलिएगा, समझ लीजिए। इसके बाद क्या लिख सकते? आप आर्यभट्टियम के बारे में लिख सकते हैं। दक्षिण भारत के भी कुछ ग्रंथ आपको याद होंगे, उनके बारे में भी यहां आप जिक्र कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब पॉइंट आपके, इतने ही नहीं, कुछ विदेशी यात्री भी थे जो भारत में आए हुए थे, हेनसांग, फाहयान, इन सब के बारे में आप जानते हैं, तो इन सब के बारे में भी आप यहां लिख सकते हैं। अब आपके पास इतना कंटेंट हो गया, अब आप कहेंगे सर अब तो लग रहा कि अगर ये शब्द, ये यहां पर पूरा निबंध भी लिखना होता तो हम लिख सकते थे। ये पॉइंट आपके पास हैं क्योंकि आप प्री निकाले हुए हैं, और नहीं भी किया है तो आपने प्री की तैयारी की हुई है, और प्री में आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अच्छा है। बस आपको यहां दिक्कत क्या होती है कि आप एक फॉर्मेट तैयार नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए ये रहा टॉपिक आपके सामने, ये रहा पूरा प्रश्न, और इस पर अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, सुन लीजिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे, भूमिका से शुरुआत करते हैं, हम लिखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के
लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत वेद पुराण उपनिषद से जहां हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है, वहीं बौद्ध जैन ग्रंथों से बौद्ध और जैन धर्म की या महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इंडिका जैसे ग्रंथ से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, या अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये सब आप लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार से कुछ विदेशी, अब ये तो हम प्रस्तावना लिख रहे थे, ज्यादा हो गया ना, कम करते हैं। प्रस्तावना 35 से 40 वर्ड में आनी चाहिए, यहाँ पर 150 शब्द में। सीधे सीधे लिख दीजिएगा, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए अनेक प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक या अन्य प्रकार के, ठीक है, लेकिन जिनमें साहित्यिक स्रोतों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत में वैदिक काल से लेकर हमें अरबों के आक्रमण के पहले तक की संपूर्ण जानकारी मिलती है, और ये स्रोत अनेक प्रकार से उपलब्ध हैं। अब आप प्रस्तावना लिख लिए। अब आप लिखेंगे मिडिल पार्ट। आप लिखेंगे कि जिस प्रकार से हमें यदि वैदिक काल की जानकारी चाहिए तो वेदों में पूरी जानकारी उपलब्ध है। और अब आप क्या करेंगे, देखिए कहाँ गड़बड़ करते हैं। जैसे आपने लिखा कि वैदिक काल के लिए हमारी जानकारी वेदों पर निर्भर है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं से भावनाओं में बह जाएंगे। आगे लिखेंगे कि वेद कुल मिलाकर 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में जहाँ ऋचाओं का वर्णन है, यजुर्वेद में जहाँ यज्ञों का वर्णन है या कर्मकांड विधि का वर्णन है, सामवेद में जहाँ गायन का वर्णन है। तो यहाँ आप क्या करते हैं, भावनाओं में बह गए। अब जैसे आप इससे आगे निकल गए, इसलिए तो हमने वो डायग्राम आपका ब्लैंक करवाया था, तो आप आंसर से भटक गए। क्यों? अब आप वेद लिखने लगे हैं, अब आप वेद के बारे में लिखने लगे हैं, अब आप सिर्फ और सिर्फ वैदिक काल पर फोकस हो गए हैं। जब आपने ये बना लिया तो आपको ये पता चल गया कि हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है, हमें अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में लिखना है, तो आप कैसे ये गलती कर सकते हैं? तो आपको क्या लिखना है, सुन लीजिए। आप लिखेंगे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें वैदिक काल के बारे में वेदों से जानकारी उपलब्ध होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जानकारी हमें बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से मिलती है। साथ में महाजनपदों के बारे में भी जानकारी हमें इन्हीं ग्रंथों से मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मौर्य काल में जहां हमारी जानकारी के स्रोत कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, इसी प्रकार से विदेशी यात्रियों के द्वारा जो भ्रमण किया गया उनकी पुस्तकें हैं। और गुप्त काल में अगर हम देखें तो अनेक प्रकार की स्मृतियों की रचना हुई, जिन स्मृतियों से हमें उस काल की जानकारी मिलती है। क्लियर? निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव। उन्होंने साहित्य की बात की है तो आप पुरातात्विक ही कर सकते हैं। अब आपको इतना तो पता ही है कि प्राचीन भारत का अध्ययन आप कई प्रकार से कर सकते हैं, कई स्रोत हैं। यहां तो साहित्यिक स्रोतों की बात की गई है, पुरातात्विक स्रोत भी हैं। पुरातात्विक का मतलब होता है जो खुदाई से मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अभिलेखी साक्ष्य भी हैं, यानी अभिलेख जो किसी ने दीवार पर लिखवाया होगा या चट्टानों पर लिखवाया होगा या फिर किसी और जगह लिखवाया होगा, वो लिखे हुए जो साक्ष्य होते हैं वही अभिलेखी साक्ष्य होते हैं, उनसे मिल सकता है। या प्राचीन भारत में जो भी वस्तुएं उपयोग की जाती थी, जो मुद्रा प्रणाली थी, जो भी मुद्राएं मिली हैं, उनके आधार पर भी आप इस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पता है इतने सारे स्रोत हैं, तो आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि ये बात सच है कि प्राचीन इतिहास की जानकारी बहुत हद तक हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, लेकिन प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास की जानकारी के लिए हमें साहित्यिक के अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य, इन सभी साक्ष्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। हो गया आंसर? आप कहेंगे सर क्या ये सही आंसर है? तो आप एक बात बताइए, सही गलत का निर्णय कैसे होगा कि जो पूछा गया था वो हमने बता दिया या नहीं? यहां पूछा था प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए, आपने भूमिका में भी लिख दिया, आपने मध्य भाग में पूरा साहित्यिक स्रोत लिख दिए हैं, कोई कुछ नहीं छूटा हुआ है। निष्कर्ष में आपने क्या किया है? निष्कर्ष में यह भी बता दिया है कि देखिए ऐसा नहीं है कि केवल प्राचीन इतिहास खाली इसी से आपको पता चलता है, आपको खुदाई भी करनी पड़ेगी, उससे जो चीजें निकलती हैं उससे भी आपको जानकारी मिलती है। साथ में जो अभिलेख लिखे हुए हैं, अशोक के द्वारा कितने तो अभिलेख लिखाए गए हैं, स्तंभ लेख, अभिलेख, उनसे जानकारी मिलती है। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं खाली यही एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लियर? लिखिएगा, इसको सेंड कीजिएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न खुद बोलता है अपनी भाषा। प्रश्न आपको बताता है कि हमें क्या आंसर चाहिए है। आप लोग आंसर अपने दिमाग से लिखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर प्रश्न आपको चीख चीख कर बता रहा होता है कि मेरी डिमांड क्या है।
जिस दिन आपने उस प्रश्न की डिमांड को पूरा करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका आंसर बेस्ट आंसर बन जाएगा। और बेस्ट आंसर सिर्फ एक ही होता है कि जितना पूछा और जो पूछा गया क्या आपने वो बता दिया है। अगर पिछले वाले प्रश्न में आपने वैदिक साहित्य और या फिर मध्यकाल या फिर जो आपके मौर्य काल के साहित्य हैं उनका जिक्र नहीं किया होता, आपने इन सभी की जगह उस समय के अभिलेखों के बारे में लिखा होता, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि आपसे पूछा कुछ गया, बताया आपने कुछ है। देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। स्वतंत्रता के बाद, तुरंत बाद, ये तुरंत शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। तुरंत बाद का मतलब है कि 1947 में अगर भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए, उसके तुरंत बाद का मतलब है कि लगभग 1950 तक का आप बता दीजिए। ये मत बताइए क्योंकि स्वतंत्रता के बाद का मतलब तो 2025 भी आता है, तो यहां तक मत आइए, आप वहीं रहिए आसपास, थोड़ा 4-5 साल में टहलिए, उसी के बारे में बताइए। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियां, यानी हमारे देश के सामने क्या चैलेंजेस थे, यानी कि एक बच्चा जो जन्म लेता है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं, वो बेचारा ना जानता है ना कुछ करता है। वो हर चीज के लिए किस पर डिपेंड होता है? दूसरों पर डिपेंड होता है, माता पिता पर डिपेंड होता है। उसको नहीं पता है कि अगर वो लेटे हुए यहाँ ढनक जाएगा तो वो नीचे गिरेगा, इसलिए माता पिता खुद पहले से क्या करते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं, उसको मतलब उसके सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं कि उसको कोई चोट ना पहुंचे। इसी प्रकार से पूछा गया कि भाई स्वतंत्र हुआ देश, तो ये बताइए उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना है। तो लेखा जोखा आप जानते हैं कि लेखा जोखा मतलब जो आप लेखा जोखा का काम आप दुकानदारों को देखते होंगे, वो लिखते हैं कि इतने का सामान आया, इतने उधार हैं, इतना हमको देना है, यानी कि उसमें सारी चीजें लिखते हैं। तो यही पूछा गया है कि भाई इस समय की चुनौतियों को बता दीजिए, क्या क्या है चुनौतियां, और लेखा जोखा प्रस्तुत करना है। सेम वही फॉर्मेट, भूमिका, मिडिल पार्ट, इसके बाद निष्कर्ष। तो हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके सामने चुनौतियां क्या क्या थी। आप प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया कीजिए, रुक जाया कीजिए। अब जैसे अगर हम आपसे पूछे, ये बताइए स्वतंत्र हुआ था जब भारत, उसके सामने चैलेंजेस क्या थे, तो आप कहेंगे कि उस समय हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, सबसे पहला चैलेंजेस तो यही था कि हम बहुत गरीब थे, हमारे देश में पर्याप्त संसाधन नहीं थे। आबादी तो थी, बहुत अधिक आबादी थी, लेकिन संसाधन नहीं थे। हमारे देश में उद्योग धंधे भी नहीं थे, रोजगार के लिए कुछ था भी नहीं। विभाजन हुआ था, हमारे देश से वो जमीन के टुकड़े अलग कर दिए गए थे जो बहुत उपजाऊ थे, जो बहुत समृद्ध थे, वो सारा भाग अलग हो गया था। साथ में हम लोग जब ये दो टुकड़े अलग हुए तो इनके कारण आतंकवाद भी पनपा, आतंकवादी समस्याएं भी हुई, ये भी हमारे साथ शुरुआत में ही हुआ। विभाजन हुआ, विभाजन के कारण जिस प्रकार की विभीषिका हुई, अब वो आप सभी ने देखी हुई है, किस प्रकार से बड़े पैमाने पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गए, ट्रेनों को मारा गया, जलाया गया, सब कुछ किया गया, वो कौन भूल सकता है। लोगों का पलायन हुआ, साथ में हम लोगों को यह भी तय करना था कि कौन उस साइड रहेगा, कौन इस साइड रहेगा, भारत किन लोगों के लिए है, ये सब कुछ तो तय करना था। क्या था? कुछ भी तो नहीं था। हमारा संविधान बन रहा था उस समय, स्वतंत्रता के समय, ये आपको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ और स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिली हुई थी। तो संविधान इन प्रोसेस में था, लगभग प्रक्रिया चल रही थी। ये सारी समस्याएं थी। अब आपने देखिए, हमने अभी आपके सामने पढ़ा हुआ है, हमारे पास कोई इसका ज्ञान नहीं था, आप ही के सामने पढ़ा है, बस थोड़ा सा मस्तिष्क में मेमोरी पर प्रेशर डाला और याद करने की कोशिश की कि उस समय क्या क्या स्वतंत्रता के समय घटनाएं हुई थी, कौन से चैलेंजेस थे हमारे सामने। चैलेंजेस अगर आपको याद नहीं आते हैं तो ऐसे सोचा कीजिए कि आर्थिक समस्याएं क्या थी। आप कहेंगे उद्योग धंधे नहीं थे, रोजगार भी नहीं था, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी, किसान भी बर्बाद था, ये भी सच्चाई बात है। इसके अलावा कहेंगे सामाजिक समस्याएं क्या थी, कहेंगे समाज में यही चल रहा था कि पाकिस्तान इतनी बड़ी जमीन लेकर अलग हो गया है, तो धर्म के आधार पर सांप्रदायिक हिंसाएं भी हो रही थी। साथ में आप कहेंगे कि जो विभाजन हुआ था तो बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी यहाँ की जो मतलब वहां रह रही थी, उनकी जमीन वहां चली गई, उनको यहाँ आना पड़ा, या वहां रह रही जो आबादी पाकिस्तान में, उनकी जमीन यहाँ थी, उनको यहाँ से वहां जाना पड़ा। ये सब भी कारण था, तनाव था आपस में। हमारे देश में जो संसाधन थे उसको पूरा का पूरा बांट दिया गया था, पाकिस्तान को भी दिया, भारत को भी दिया, सारी चीजें तो अस्त व्यस्त थी। समाज में क्या था, सब यही तो चल रहा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखेंगे तो राजनीतिक में क्या था, विभाजन के कारण जो पलायन की समस्या हो गई थी, ये इसको लेकर एग्रीमेंट भी हुए थे दोनों देशों के बीच। साथ में सरकारें भी अस्थिर तरीके से चल रही थी। साथ में पाकिस्तान
शुरुआत से ही आतंकवादियों को प्रमोट कर रहा था, संविधान निर्माण होने की कगार पर था। ये सब तो आप जानते हैं। फिर लिखना क्या है? लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना है भूमिका, तो हम लिखेंगे कि जिस समय देश आजाद हुआ तो आजादी के साथ अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी देश के सामने दस्तक दे रही थी। और ये चुनौतियां थी पलायन की समस्या, प्रवास की समस्या, बड़े पैमाने पर फैली हुई बेरोजगारी, भूखमरी, और बड़े पैमाने पर एक अकाल का माहौल भी बना हुआ था। साथ में सूखे से संबंधित समस्याएं भी थी। इन सभी समस्याओं ने एक नए भारत के सामने एक नए भारत के सामने एक विकराल घनघोर काले बादल मंडरा दिए। निबंध में भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? नहीं पसंद आई, दूसरी लिखते हैं भूमिका, क्या दिक्कत है, अपने हाथ का काम है। दूसरी भूमिका पूछे तो कह देना कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही अनेक समस्याएं भारत के सामने थी, जैसे बड़े पैमाने पर फैली हुई बेरोजगारी, विभाजन के कारण उत्पन्न हुई समस्याएं, साथ में प्रवास की समस्याएं, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो कि चल रही थी, बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ फैली हुई बेरोजगारी, साथ में शरणार्थियों की समस्या, और समाज में जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही थी वो। अब सब तो आप लिख नहीं देंगे क्योंकि भूमिका लिखनी है आपको शॉर्ट में, तो यही सब लिख दीजिएगा। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए। भूमिका में क्या लिखना होता है? भूमिका में आपको लिखना होता है कि पूरे प्रश्न में आप जो बात करने वाले हैं उसका निचोड़ 25 से 30 शब्द में, अगर 150 शब्द पूछा गया है प्रश्न में तो 25 से 30, 30 से 35 शब्द में आपको हर हाल में लिखना है। जैसे इसका अगर आपको लिखना है कि स्वतंत्रता के समय भारत के सामने चुनौतियां क्या थी, तो कहेंगे एक तरफ तो जहां भारत स्वतंत्र हुआ वहीं स्वतंत्रता के साथ अनेक प्रकार की चुनौतियां भारत के सामने थी, जैसे पलायन की समस्या, साथ में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, बड़े पैमाने पर फैली हुई बेरोजगारी, भूखमरी का संकट यानी खाद्यान्न संकट, और अनेक प्रकार की बीमारियां। ये सभी समस्याएं हमें स्वतंत्रता के साथ ही मिली। ये हो गई भूमिका। अब आप मिडिल पार्ट में, तो मिडिल पार्ट में हमने आपको इतना तो बता ही दिया है कि क्या क्या समस्याएं थी। तो क्या थी समस्याएं? विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। जब आप फ्रेम बना लेते हैं ना, यानी ये खाका तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतने पॉइंट होते हैं कि आप अच्छे से अच्छा आंसर लिखते हैं। विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, अब जो जो आपको नजर आ रहा है, पलायन की समस्या, प्रवास की समस्या, सांप्रदायिक हिंसा, समझ में आ रहा है? तो एक आपने लिख दिया कि विभाजन से उपजी हुई समस्याएं, यहां लिखेंगे आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्याओं में क्या लिखेंगे? आर्थिक समस्याओं में लिख दीजिएगा औद्योगिकरण का अभाव, साथ में लिख दीजिएगा कृषकों की दयनीय स्थिति, इस पॉइंट को आप सोसाइटी में, समाज के अंतर्गत भी लिख सकते थे, यहां पर भी लिख सकते हैं। साथ में हस्तशिल्प लघु उद्योगों का पतन, हस्तशिल्प लघु उद्योगों का पतन। इसी प्रकार से आप सामाजिक में लिख लीजिएगा, राजनीतिक में लिख लीजिएगा, क्लियर? बस यही तो लिखना होता है। और है क्या उसमें भाई? सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया क्या चुनौतियां हैं। अब 150 शब्द में लिख ही कितना सकते हो, बल्कि हमारा मानना है कि इतना लिखोगे, इतने में ही आपके 150 शब्द पूरे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 35 शब्द आपके यहाँ चले गए भूमिका में, बाकी बचे 70 से 75 शब्द, 100 शब्द वो यहाँ आपके चले जाएंगे, बचे हुए शब्द निष्कर्ष में चले जाएंगे। बस आपको क्या याद होना चाहिए? उस समय की आपको समस्याएं। जैसे यहां पर आपको लिखा, जैसे मान लीजिए सामाजिक में लिखा, तो यहां पर लिख दीजिएगा भूखमरी, यह भी स्थिति थी हमारे देश में। राजनीतिक में तो आप देख ही रहे होंगे, कई सारी समस्याएं थी, विदेश नीति के स्तर पर भी समस्याएं थी, क्योंकि हम लोग एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने हुए थे। इस समय हमारे सामने समस्या थी अपनी संप्रभुता को बचाए रखना, वो
बचाए रखना। और इसीलिए आपको याद होगा कि हमने गुट निरपेक्षता का मार्ग अपनाया, है ना। बस हो गया आपका, और क्या लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। निष्कर्ष में क्या लिख देंगे, देखिए हम भी आप ही के सामने यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। जो भी हम आपको समझा रहे हैं इसके पीछे कोई तैयारी, कोई प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है। जैसा आपको सॉल्व करना है प्रश्न, उसी प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि हम अपने आप को ये समझ पा रहे हैं कि जितनी आपकी प्रिपरेशन है, जो आपके पास नॉलेज है, उतना ही सामान्य सा नॉलेज हमारे पास है। अब उस सामान्य से नॉलेज से हम प्रश्न को हल कैसे कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ ये तैयारी करा रहे हैं। नॉलेज आपके पास पर्याप्त है, जितना चाहिए है। और इतना कभी नॉलेज अचीव मत कर लेना कि आप लिख ही ना पाओ, क्योंकि बहुत अधिक नॉलेज करते करते 10 वर्ष 20 वर्ष बीत जाते हैं, तब भी आप पेन उठाएंगे तो समझ नहीं आएगा कि लिखें तो लिखें क्या, है ना, होता है गड़बड़। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि भारत के सामने हालांकि चुनौतियां बहुत विकराल रूप में थीं, लेकिन हमारे कुशल राजनीतिक नेतृत्व और साथ में हमारे सामाजिक व्यवस्था या हमारी सांस्कृतिक मजबूती ने उन चुनौतियों से न सिर्फ निपटने का प्रयास किया, बल्कि आज हम दुनिया के सुपर पावर में से एक हैं। हो गया पॉजिटिव, और क्या पॉजिटिव चाहिए। आज को भी आपने जोड़ दिया कि आज हम सुपर पावर में से एक हैं, ये सच बात है। दुनिया के टॉप 10 कंट्री को उठा लीजिए, टॉप 10 में क्या हम शामिल नहीं हैं, शामिल हैं। जहां 193 देश हैं, 193 देशों में अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 में आना कोई आसान बात होती है, बड़ी मुश्किल बात है। वो भी 140 करोड़ से अधिक की आबादी को एक साथ लेकर चलना है। 140 करोड़ की आबादी में ना जाने कितने देश आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। 40-50 देश शामिल हो जाएंगे इतनी आबादी में। तो रूस में भटा भटा से कंट्री हैं, छोटे छोटे से 5 करोड़ 7 करोड़ की आबादी लेकर उसी में कहते नहीं हम टॉप पर हैं, हमारे यहाँ हर कोई रोजगार प्राप्त है। अरे कभी इतनी आबादी में आकर तो देखो, है ना। बस यही करना है। आज के लिए सेवाएं समाप्त, बाकी की आपको ये सुविधाएं डेली उपलब्ध रहेंगी और इसको डेली हम इसी प्रकार से करेंगे। इसका कोई चार्ज नहीं है कोचिंग की तरफ से, एकदम निःशुल्क है। सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप अपना मेंस तैयार कीजिए, मेन यही ऑब्जेक्टिव है हमारा। और जहां तक प्री का सवाल है, उसके लिए रात में 8 बजे जुड़ जाया कीजिए। 8 बजे जुड़ेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि मेंस का आंसर कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो यहां जान लिया, लेकिन प्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये शाम को 7 बजे ही 8 बजे बताएंगे। मिलते हैं शाम को नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तैयार रहिए, ऊर्जा को कम नहीं होने देना है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। न रुकेंगे न रुकने देंगे, आपको लगातार इसी प्रकार से मेहनत करना है। जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है, तब तक कुछ नहीं, पीछे हटना ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई कीजिए अच्छे से।